हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये आपका टॉपिक बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। पहले वाले लेक्चर में जो स्टडी किया है उससे मेरे पास क्या एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या था, ये मेरे पास फॉर्मूला था नेट फ्लक्स फाइंड करने के लिए, था ना। ये हमने लास्ट जो लेक्चर्स थे वहां से हमने ये सीखा था। पक्की बात है। यहाँ पे ई क्या था बोलिए, ई क्या था, ई था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। ई क्या था, ई है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ऑन द क्लोज सरफेस। पक्की बात है। अब हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट का यूज करके अब हम लोग डिफरेंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजिली। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए? हम क्या बोला, मैंने बोला कि आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप डिफरेंट चार्ज के लिए, मतलब कि पॉइंट चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए, स्फीयर के लिए, डिफरेंट चार्ज के लिए आप इजिली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। तो अब सवाल उठता है कि सर कैसे। तो देखिए, हमको क्या पता है कि जो फ्लक्स होता है, मेरे पास फ्लक्स फाइंड करने के लिए दो मेथड है। एक ये फर्स्ट मेथड क्या है, ई डॉट डी एस से, और सेकेंड मेथड क्या है कि क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और हमने अगर इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो यहां से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मिल सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठेगा कि सर मेरे पास, मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, और इसके चलते मेरे को इस पॉइंट पी पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे है। तो इसके लिए हम अब कैसे, मतलब कि ये फॉर्मूला जो हम सीख रहे हैं उसको यूज करके कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि आपको एक बार फाइंड करना होगा फ्लक्स ई डॉट डी एस से, और उसको क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल करना होगा। अब सवाल उठता है ये कि सर गॉस लॉ जो वैलिड है वो है वैलिड ओनली फॉर क्लोज सरफेस, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है और एक पॉइंट पी है, तो यहाँ पे क्लोज सरफेस कहाँ बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब हमको कुछ एक्स्ट्रा मेरे को टेक्निक यूज करना पड़ता है, और वो टेक्निक ये है कि जब भी आपको ये मेथड यूज करके, यानी गॉस लॉ यूज करके आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो वहां पे क्लोज सरफेस होते नहीं है, आपको क्लोज सरफेस बनाना पड़ता है। आपको एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ता है, और वो क्लोज सरफेस होता है इमेजिनरी, वो होता नहीं है बस हम लोग मानते हैं। वो आपका क्लोज सरफेस होता है इमेजिनरी, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। मतलब कि इस पॉइंट चार्ज के लिए हमको अगर इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो यहाँ पे कोई भी क्लोज सरफेस है नहीं, लेकिन हम अपने मन से एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। और डिफरेंट चार्ज के लिए आपका गॉसियन सरफेस का शेप होता है डिफरेंट। आप अभी फिलहाल ये जान लो कि पॉइंट चार्ज के लिए होता है स्फेरिकल। मतलब कि अगर मेरे को इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो कि इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे था, तो हम लोग इस पॉइंट चार्ज को सेंटर मानते हुए आर रेडियस का एक स्फीयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आर रेडियस का एक स्फीयर बनाएंगे। अब देखो ये स्फीयर है नहीं, इसको बस मैंने माना है, ये है इमेजिनरी स्फीयर। अब इस स्फीयर के लिए ये जो हमने इमेजिनरी स्फीयर बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इस स्फीयर के लिए हम लोग फ्लक्स फाइंड करेंगे यूजिंग दो मेथड। पहला क्या, ई डॉट डी एस यूज करके, और सेकेंड हम लोग यूजिंग गॉस लॉ। और फिर उन दोनों को कर देंगे इक्वेट, तो हमको इस पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। बस आप अभी इतना ध्यान रखो कि आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग गॉस लॉ, तो आपको एक सरफेस मानना पड़ता है इमेजिनरी सरफेस, उसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इस पे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। पक्की बात है ना। चलिए, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटमेंट, उसको मैं एक बार रीड कर देता हूं। तो यूजिंग एबव फॉर्मूला वी कैन डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज बॉडी एज ई डॉट डी एस गिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। सो इन दिस केस वी विल assume an imaginary closed surface for finding expression of electric field. This imaginary surface is called Gaussian surface. अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप बताओ कि यहाँ पे E क्या होता है। E होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेज आइदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, यही ना। और क्यू इन क्या होता है, क्यू इन होता है चार्जेज ओनली द इनसाइड द गॉसियन सरफेस। मतलब कि यहाँ पे फील्ड जो था वो आपका सारे चार्ज के चलते है, और जो यहाँ पे हमने जो क्यू इन लिया है वो है आपका चार्ज है ओनली इनसाइड द, बोलिए, ओनली इनसाइड द गॉसियन सरफेस। और हम जब ये मेथड यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जाएंगे ना, तो हम तो मेरे पास जो चार्ज केवल उस
गॉसियन सरफेस के अंदर है उसी का हम लोग फील्ड फाइंड करते हैं। मतलब कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मेरा कहने का मतलब ये है ना कि जिसके चलते मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, हम लोग सिर्फ वही चार्ज लेंगे, उसके आसपास हम लोग और कोई दूसरा चार्ज नहीं लेंगे। क्योंकि आपने अगर उसके आसपास कोई और दूसरा चार्ज रख दिया है, फिर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से आएगा वो उन सारे चार्ज के चलते आ जाएगा, लेकिन हमको फाइंड करना है किसी एक पार्टिकुलर चार्ज के चलते। तो आप इस बात को याद रखना कि जिस चार्ज के चलते मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, हम लोग सिर्फ वही चार्ज लेंगे, हम लोग सिर्फ उसके आसपास हम लोग दूसरा कोई और चार्ज नहीं रखेंगे। पक्की बात है। अब चलिए, अब सवाल उठता है ये कि सर हमने ये तो समझ लिया कि अगर मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना है तो मेरे को गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, लेकिन अब गॉसियन सरफेस का शेप क्या होगा? क्या हर तरह के चार्ज के लिए स्फीयर ही होगा? तो आंसर है नहीं। तो अब मैं वही आपको जा रहा हूं बताने कि आपको कैसे गॉसियन सरफेस लेना है, और इस पे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपका काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन की घबराने की बात नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग सीखते हैं कि कैसा किस शेप का हमको गॉसियन सरफेस लेना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि गॉसियन सरफेस फॉर डिफरेंट चार्ज, मतलब कि डिफरेंट शेप ऑफ चार्ज के लिए। तो फॉर पॉइंट चार्ज आपको लेना है गॉसियन सरफेस, आपको लेना है स्फेरिकल, स्फीयर लेना है आपको। पक्की बात है। फॉर लाइन चार्ज, देखो लाइन चार्ज के लिए या फिर सिलेंडर के लिए या फिर लार्ज सीट के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइन चार्ज हो जाए आपके पास या फिर आपका जो चार्ज है अगर वो हो जाए सिलेंडर, या फिर जो आपका चार्ज है वो आपका हो जाए लार्ज सीट, एकदम थीन सीट, ठीक है ना, एक जैसे पेज जो आपका कॉपी का जो पेज होता है उस टाइप का, तो उसके लिए आपको लेना है गॉसियन सरफेस सिलेंडर। अगर आपके पास चार्ज है स्फेरिकल तो फिर से आपको गॉसियन सरफेस लेना होगा स्फेयर। क्या मेरी बातें समझ में आई ना? तो पॉइंट चार्ज के लिए और स्फेरिकल चार्ज के लिए आपको लेना है गॉसियन सरफेस का शेप होगा स्फेयर। फॉर लाइन चार्ज, फॉर सिलेंडर एंड फॉर लार्ज सीट आपका शेप होने वाला है सिलेंडर। आप फिलहाल अभी इसको नोट डाउन कर लो, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो पक्का सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन करो, हम लोग जा रहे हैं इसका एप्लीकेशन करके फील्ड फाइंड करने। देखो, तो ये हुआ अपना पहला इसका एप्लीकेशन, क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है ना? ये सबको पता है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, सबको याद है ना, ये हमने सीख लिया है। लेकिन आज हम लोग इस एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। और देखिए, आपसे ये जो क्वेश्चन, मतलब ये जो हमने एप्लीकेशन करने जा रहे हैं ना, इससे आपका दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला ये कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ, या आपसे आपसे अगर बोले कि डिराइव कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ, तो भी आपको यही प्रोसेस करना होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि यही आपका क्या है, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ भी है यूजिंग गॉस लॉ। पक्की बात है ना? तो देखो मेरे पास है क्या, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज Q है और हमको इस पॉइंट P पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज के चलते। तो देखो मेरे को इस पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट P पे, तो हम यहाँ आसपास कोई और दूसरा चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे ही हम दूसरा चार्ज ले लेंगे मेरे को फील्ड उन सारे चार्ज के चलते मिल जाएगा, लेकिन हमको फाइंड करना है सिर्फ इस पॉइंट चार्ज के चलते, ठीक है ना? तो हम लोग सिर्फ यही पॉइंट चार्ज लेंगे। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, अब सबसे जो गॉस लॉ का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि आपको एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। अब फॉर अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, गॉसियन सरफेस इज अ स्फीयर, और हमने क्या बोला कि जितने डिस्टेंस पे आपको फील्ड फाइंड करना हो ना, उतना ही रेडियस का आप एक स्फीयर बनाना, और मानना कि ये पॉइंट चार्ज उस स्फीयर के सेंटर पे है। मतलब कि हम लोग यहाँ पे आर रेडियस का एक स्फीयर बना लेंगे। क्या बनाएंगे? आर रेडियस का एक, हम लोग यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे आर रेडियस का एक हमने यहाँ पे स्फीयर बना लिया। अब ये क्या है, ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस। ये क्या हुआ आपका, बोलिए? ये आपका हुआ है गॉसियन सरफेस। ये सरफेस था नहीं, ये सरफेस आपका है इमेजिनरी, मैंने इसको माना है ताकि मैं गॉस लॉ अप्लाई कर सकूं। पक्की बात है। अब देखो हम लोग कैसे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो एक कहानी तो सिंपल है, क्या कि मेरे को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इन अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। पक्की बात है ना? ओके सर, यही हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, ये जो ई डॉट डी एस है वो क्या है कि हमको इस, ये जो हमने गॉसियन सरफेस माना है, इसके पूरे सरफेस पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का मेरे को क्लोज इंटीग्रेशन करना होगा। यही बात ना? बोलिए सब लोग, यही ना? हाँ सर, यही मेरे को करना होगा। मतलब कि मेरे को कुछ ऐसा करना होगा, ई डी एस कॉस थीटा, देखिए यही ना, मैंने ई डॉट डी एस को लिख दिया, ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छी बात है सर, हमको यही यूज करना है। अब जरा आप ध्यान दो, तो यहाँ पे E क्या है, यहाँ पे E क्या है, E इज द
इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गॉसियन सरफेस। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गॉसियन सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यही ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हाँ सर बिल्कुल यही है। ई क्या है? ई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट द गॉसियन सरफेस। अब जरा देखो हम लोग कुछ बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर के बारे में। अब आप मेरे से एक बात बताओ कि इस चार्ज के चलते जो फील्ड आने वाला है वो फील्ड कहाँ आएगा? हमेशा कहाँ होता है? रेडियली आउटवर्ड। ये सबको पता है कि फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। बोलिए सब लोग, सबको पता है ना? कहाँ होगा? मतलब इस स्फीयर के हर पॉइंट पे फील्ड कहाँ आने वाला है? फील्ड आपका आने वाला है रेडियली आउटवर्ड। बहुत अच्छे सर। अब मैं आपसे पूछूं कि इस स्फीयर के ईच पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन तो सेम आ गया, रेडियली आउटवर्ड। अब क्या इस स्फीयर के या इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम आने वाला है? तो फिर से आंसर होगा हाँ सर, स्ट्रेंथ भी सेम आएगा। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो गॉसियन सरफेस है ना, वो क्या है? वो इस पॉइंट चार्ज के लिए सिमेट्रिकल है। मतलब क्या है? उसके लिए इस गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। और अगर वो सारा पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इस पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब कि उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम आने वाला है। मतलब कि इस पूरे गॉसियन सरफेस के लिए आपका क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया है। वाह सर बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थीटा के बारे में। तो बताइए थीटा क्या होता है? थीटा बोलिए क्या होता है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब ये स्फीयर है तो मैंने यहाँ पे छोटा सा इसका पोर्शन लिया। अब बताइए कि इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? इसका बोलिए, सबको पता है कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड। हो मतलब कि इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ ही आने वाला है। अब देखिए तो हर पॉइंट पे क्या आ रहा है? हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर भी इस गॉसियन सरफेस का उधर ही आ रहा है जिधर उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। सब लोग बोलो कहाँ आ रहा है? कि हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर भी उस तरफ ही आ रहा है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब कि इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे थीटा आने वाला है 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आने वाला है कांस्टेंट। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। अब तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो गया। देखिए कैसे। तो अगर E और थीटा हो गया कांस्टेंट तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। तो हमने बाहर कर दिया तो सिंपल आपका आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ ds और यहाँ आपका हो जाएगा q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। अब बताओ कि यहाँ पे थीटा कितना था? 0 ना, हर पॉइंट के लिए थीटा हो गया 0। तो मैंने लिख दिया cos 0 इज इक्वल टू q इनसाइड क्या है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? तो आप ध्यान से देखो तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? एक सिर्फ पॉइंट चार्ज है, मतलब q चार्ज ही है ना, तो q हमने लिख दिया और बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ है। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds तो रहेगा ही ना, और यही आपका हो जाएगा इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बोलिए ये आपका हो गया e cos 0 आपका हो गया 1 और ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds और q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए कि ये इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ds इज क्या? एस। इंटीग्रेशन ऑफ ds इज एस। एस बोले तो उस गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया। ओके सर बहुत अच्छा। तो हमने लिख दिया q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ कि एस क्या है? एस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस एंड गॉसियन सरफेस इज स्फीयर। तो कितना उसका हो जाएगा रेडियस, कितना उसका हो जाएगा एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छे सर, 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और बताओ तो यहाँ से E क्या आ गया? देखो यहाँ से E आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये अपना आ गया एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और देखो तो हमने पहले यही सीखा भी था। हमने पहले क्या सीखा था? के क्यू बाई आर स्क्वायर, और जहाँ पे के था वहां पे आप कर दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई आर स्क्वायर आया ना। देखो यही एक्सप्रेशन हमने पहले सीखा भी था, पक्का ना? और उसको हमने गॉस लॉ से डिराइव भी कर लिया। तो ये आप लोग याद रखना, देखो कितना इजीली गॉस लॉ से डिराइव हो गया है। तो ये आपका हो गया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमने इस केस में पॉइंट चार्ज लिया था पॉजिटिव, क्या हम अगर पॉइंट चार्ज ले ले निगेटिव तो क्या फील्ड का एक्सप्रेशन चेंज करेगा? तो आंसर होगा नहीं। फील्ड आपका फिर से q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर ही आएगा। बस आपका फील्ड का डायरेक्शन जो आउटवर्ड था, नॉर्मली आउटवर्ड था, अभी इस बार उस चार्ज की तरफ हो जाएगा, नॉर्मली इनवर्ड हो जाएगा। बस और कुछ आपका डिफरेंस नहीं आने वाला है। क्या मेरी बातें समझ में आई ना? तो फील्ड का वैल्यू आपका सेम आएगा। हाँ सर बिल्कुल अच्छी बात है। अब ये हमने इसको पॉइंट चार्ज के लिए
फील्ड क्या कर लिया हमने, फील्ड को कर लिया है डिराइव। अब आता है कि यहां से हम लोग कूलम्स लॉ कैसे प्रूव करेंगे, यहां से हम लोग कूलम्स लॉ कैसे प्रूव करेंगे। चलिए अब हम लोग यहां से करते हैं प्रूविंग ऑफ कूलम्स लॉ। सब लोग देखिए ध्यान से, तो हम यहां आ गए, इस तरफ हम कर रहे हैं। हाँ तो अब चलिए करते हैं प्रूविंग ऑफ कूलम्स लॉ। अब मान लो कि मैंने इस पॉइंट पी पे, मैंने इस पॉइंट पी पे एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट रख दिया। देखो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पी पे एक चार्ज क्यू नॉट यहाँ पे रख दिया है। अब मैं आपसे पूछूं कि उस क्यू नॉट पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स आने वाला है, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स आने वाला है, तो सब लोग क्या बोलेंगे, सर हमने सीखा है कि फोर्स क्या होता है कि क्यू चार्ज, हमको जिस चार्ज पे फोर्स फाइंड करना है उस चार्ज का वैल्यू और इनटू उस पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड, यही ना। हाँ सर बिल्कुल यही होगा। तो देखो तो चार्ज हो गया क्यू नॉट और फील्ड का स्ट्रेंथ हमने जस्ट अभी सीखा है, कितना आया था बोलिए, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो तो ये फोर्स कितना आ गया सर, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अरे यही तो क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर है, बोलो है कि नहीं है। हाँ सर यही तो हम लोग कूलम्स लॉ में सीखे भी थे कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखो हमने इसको यहां से प्रूव भी कर लिया। तो आपको जब भी अगर आए कि डिराइव कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ, तो आप इस पॉइंट तक करना, देखो यहां तक आप इस पॉइंट तक फाइंड करना और बोल देना कि देखिए हमने यहां से फाइंड कर लिया कि फोर्स का वैल्यू क्या आ रहा है, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ रहा है या फिर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ रहा है। पक्की बात ना। जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक बात यहाँ पे और देख लो तुम लोग, यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज के चलते फील्ड का ग्राफ कैसा आएगा बोलो। देखो तो कुछ ऐसा आएगा ना, ये आपका है, ये कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है ना, कि आपका फील्ड आता है, फील्ड इज इनवर्सली, बोलिए फील्ड इज स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे ही आएगा। पक्की बात है। जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग इस टॉपिक में आगे और बढ़ते हैं। देखिए तो ये अपना हुआ नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन। यहां हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग, या इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट थीन वायर। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थीन इनफाइनाइट वायर या फिर लॉन्ग वायर, तो आप लोग ये मेथड यूज करना, ठीक है ना। देखो इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता है कि मेरा जो ये जो लाइन चार्ज है वो आकाश और पाताल तक फैला हुआ है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है ना कि आपको जिस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसका डिस्टेंस जो है इस वायर से ना, वो इसके लेंथ के कंपेयर में बहुत कम है। इसका यही मतलब होता है इनफाइनाइट वायर का, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये बहुत आपका दूर तक और ऐसा फैला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सबको समझ में आया ना। हाँ सर बिल्कुल आया। अब देखिए तो हमने यहाँ पे कुछ बातें लिखी है कि कंसीडर अ लॉन्ग चार्ज वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी लेमडा कूलम पर मीटर। लेमडा क्या है, लेमडा आपका है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और फॉर अ थीन वायर आपका चार्ज क्या होता है, उसके लाइन के अलोंग ही क्या होता है, उसके लाइन के अलोंग ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा कूलम पर मीटर, या आप बोल सकते हो कि चार्ज इन यूनिट लेंथ इज लेमडा कूलम, यही इसका मतलब हुआ ना। हाँ सबको पता है, हाँ सर बिल्कुल यही मतलब हुआ इसका। तो कंसीडर अ लॉन्ग चार्ज वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी लेमडा कूलम पर मीटर, अच्छी बात है। अब देखो तो हमको इस पॉइंट P पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से आपका R है। अब मेरे को यूज करना है गॉस लॉ, तो मेरे को गॉसियन सरफेस चुनना होगा। हाँ सर बिल्कुल, मेरे को यहाँ पे एक क्लोज सरफेस बनाना होगा, मतलब कि यहाँ पे हमको एक गॉसियन सरफेस चुनना होगा। अब जैसा कि आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो हमने सीखा था कि लाइन चार्ज के लिए कैसा होता है, लाइन चार्ज के लिए होता है गॉसियन सरफेस, बोलिए कैसा होता है, सिलिंड्रिकल। तो फिर से आपको इस लाइन चार्ज से जितने डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना, उतना ही रेडियस का आप एक सिलेंडर बना लो, उतना ही रेडियस का आप एक सिलेंडर बना लो। इसका मतलब ये है कि हम लोग आर रेडियस का एक सिलिंड्रिकल गॉसियन, बोलिए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लेंगे। देखिए मैंने ये बना लिया। सबको आया समझ में ना कि जितना डिस्टेंस पे आपको, ये सब बातें आप लोग याद रखना, जितना डिस्टेंस पे मेरे को फील्ड फाइंड करना है उतना ही रेडियस का, देखो उतना ही रेडियस का हमने एक गॉसियन सिलेंडर यहाँ पे बना लिया है। पक्की बात है। इस गॉसियन सिलेंडर का लेंथ हमने माना है L, इस गॉसियन सिलेंडर का हमने लेंथ माना है L। पक्की बात है। अच्छा देखो यहाँ पे एक बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट और सबके मन में एक डाउट उठ सकता था। देखो वो डाउट क्या है कि सर हम लोग जब ये लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने जा रहे हैं
तो हम यहाँ पे इनफाइनाइट के लिए क्यों फाइंड करने जा रहे हैं? हम लोग फाइनाइट लेंथ के लिए क्या हम लोग यहाँ पे फील्ड फाइंड नहीं कर सकते हैं क्या? मतलब कि क्या गॉस लॉ यूज करके हम लोग फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड नहीं कर सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने यहाँ फाइंड कर रहे हैं किसके लिए? हम फाइंड कर रहे हैं इनफाइनाइट के लिए। तो सवाल उठेगा सर आप फाइनाइट क्यों नहीं लिए? तो मेरा सवाल यही है कि आप लोग सोचो, आप लोग वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या हम लोग एक फाइनाइट लेंथ वायर के लिए गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबने सोचा? आपका जवाब क्या आया? आपका कंक्लूजन क्या आया? बोलो। कितने लोग ये सोचे कि सर हम लोग यहाँ पे एक फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं? कितने लोग सोचे? जो लोग भी सोचे हो आपने सही सोचा है कि आप गॉस लॉ का फील्ड फाइंड करने के लिए फाइनाइट वायर का यूज नहीं कर सकते हो। अब सवाल उठता है क्यों? तो देखो मैं देता हूं जवाब। अगर मेरे को गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो अपने पास मेथड क्या है? बोलो। मेथड है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे ई क्या होता है? बोलो ई क्या होता है? ई आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्ज। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है। अब मान लो कि अगर हम फाइनाइट वायर लेते, अगर हम ये फाइनाइट वायर लेते, इसका मतलब क्या कि ये जो मेरा वायर था, ये जो मेरा वायर था, ये कहीं ना कहीं जाके इधर कहीं बेंट हुआ होगा ना? बोलो आप लोग। ये फाइनाइट वायर कहीं ना कहीं जाके आपका बेंट हुआ होगा। मतलब कि अगर ये मेरा वायर फाइनाइट था, अगर ये मेरा वायर ऐसा मान लो कि आपका ये, अगर ये वायर आपका फाइनाइट था, मतलब कि उसमें सिर्फ इतना ही पोर्शन नहीं था, उसमें और भी पोर्शन थे, उसके और भी पोर्शन थे। तो अगर हम ये गॉस लॉ यूज करते तो वहां पे मेरा फील्ड इस पोर्शन के चलते और इसके चलते सबके चलते आया था, लेकिन हमको फाइंड करना है सिर्फ इसके चलते ना। तो इसलिए हमने लिया है लॉन्ग वायर। हमने क्या लिया है? हमने लिया है लॉन्ग वायर। मतलब कि ये अगर घुमा भी होगा, मतलब कि अगर ये बेंड भी किया होगा तो बहुत दूर जाके बेंड किया होगा। क्या हुआ होगा? ये बहुत दूर जाके बेंड किया होगा, और तब जब ये बेंडिंग वाला पोर्शन होगा उसका इस पॉइंट पे फील्ड क्या हो गया होगा? बहुत नेग्लिजिबल हो गया होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे इनफाइनाइट वायर लिया, हमने फाइनाइट वायर नहीं लिया है। आपका ये जो टेक्निक है ये आगे के चैप्टर्स में भी हम लोग यूज करेंगे, कि हम लोग जब भी कोई लॉ ऐसे यूज करने जाएंगे तो हम लोग लॉन्ग वायर ही लेंगे, इनफाइनाइट वायर ही लेते हैं हम लोग। या आप लोग ऐसे एक बात और सोच सकते हो, क्या? देखो कैसे कि आप अगर फाइनाइट वायर लेते हो, आप अगर फाइनाइट वायर लेते हो ना, तो फिर ये जो गॉसियन सरफेस है ना, वो गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे आपका फील्ड सिमेट्रिकल नहीं आता है, आपका फील्ड यूनिफॉर्म नहीं आ पाता है। तो फिर आपको गॉस लॉ यूज करने में थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो आप ये भी सोच सकते हो कि सेकेंड जो कि क्यों हम लोग इनफाइनाइट वायर भी लेते हैं, तो आप कोई भी तरीका से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसलिए हमने गॉस लॉ के लिए सिर्फ क्या लिया है? हमने इनफाइनाइट या लॉन्ग वायर ही लिया है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। बच्चे देखो, आज हम लोग इस एप्लीकेशन वाले टॉपिक में जो भी क्या होगा कि जो भी हम लोग चार्ज लेंगे ना, वो हम लोग लेते हैं सिमेट्रिकल चार्ज। मतलब कि हम लोग या तो लेंगे लाइन चार्ज, या तो हम लोग लेंगे स्फीयर, या तो हम लोग लेंगे सिलेंडर। कि जितना भी हम लोग चार्ज शेप लेते हैं वो हम लोग लेते हैं एक सिमेट्रिकल, एक क्या, एक डेफिनिट शेप लेते हैं। हम लोग कोई मतलब कि हम लोग ऐसा नहीं मान लेंगे कि जो मेरा चार्ज से कुछ ऐसा है, पक्का ना। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप इसके लिए भी गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, लेकिन हम चाहते क्या है कि मेरा जो इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस हो ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। इसलिए हमेशा हम लोग सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम ही लेंगे। समझ में आया ना? तो आप गॉस लॉ किसी भी टाइप के चार्ज सिस्टम के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग लेंगे सिमेट्रिकल, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। बात समझ में आई? तो चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस ले लिया, सिलेंडर। अब मेरे को क्या यूज करना होगा? फिर से देखो, मैं अब थोड़ा सा काम करता हूँ जल्दी जल्दी। देखो तो ये आपका हो जाएगा ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे को यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पक्की बात है। चलिए सर, अच्छी बात है। अब बताओ यहाँ पे ई फिर से क्या हो गया? इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। अच्छी बात है सर। अब चलिए देखते हैं जरा कि इस गॉसियन सरफेस पे कैसा आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं अगर इस पॉइंट पी का बात करूं तो चार्ज कैसा था इस थिन आपका वायर पे? चार्ज आपका पॉजिटिव है, तो फील्ड इससे अवे होगा। हाँ सर, बिल्कुल इससे अवे आने वाला है। अगर मैं इधर एक पॉइंट पी ले लूं तो इधर ही फील्ड कहाँ आने वाला है? आपका अवे आने वाला है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, तो ये जो, अच्छा ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। तो इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है एक कर्व सरफेस, और इसके पास एक होता है, दो होता है सर्कुलर फेस, यही ना? एक आपका होता है कर्व फेस और दो होता है सर्कुलर फेस। अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो तो आपका जो भी पॉइंट आने वाला है कहाँ पे? इस कर्व सरफेस पे। मैंने मान लो पॉइंट यहाँ ले लिया, पॉइंट यहाँ ले लिया।
पॉइंट यहाँ ले लिया, पॉइंट यहाँ, तो क्या है ये सारा पॉइंट इस चार्ज के लिए क्या है सिमेट्रिकल है, मतलब कि इस सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका सेम आने वाला है। देखो इसलिए मैंने बोला कि हम लोग जो भी चार्ज का शेप लेने वाले हैं वो ऐसे लेंगे ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। पक्का ना? तो हमने यहाँ पे इनफाइनाइट वायर लिया है, तो क्या हो रहा है कि इसके हर पॉइंट पे, इस कर्व सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड का क्या आ रहा है, फील्ड का आपका वैल्यू सेम आने वाला है। पक्की बात है, क्योंकि इसका हर पॉइंट जो होगा इस वायर से सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आने वाला है, सिमेट्रिकल है। अच्छी बात है सर। अब हम लोग बात करते हैं इस गॉसियन सरफेस के कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, क्योंकि हमको अगर ई डॉट डी एस यूज करना है तो मेरे को एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का बोलिए एंगल पता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर। अब देखो फिर से क्या होता है, हम लोग को पता है कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड, मतलब कि हर पॉइंट पे फिर से क्या आने वाला है आपका एरिया वेक्टर, बोलो कहाँ आएगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ही आने वाला है। वाह सर, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इससे तो मेरा जो कैलकुलेशन है वो आसान होने वाला है। हाँ बिल्कुल आसान होने वाला है। मतलब कि ये जो आपका कर्व सरफेस है उसके हर पॉइंट पे एक तो आपका फील्ड का वैल्यू आ जाएगा यूनिफॉर्म, और प्लस थीटा भी क्या आ रहा है, थीटा भी हर जगह आ जा रहा है 0 डिग्री, मतलब कि इस कर्व सरफेस के लिए ई भी यूनिफॉर्म है और थीटा भी यूनिफॉर्म है। अब बात करते हैं आपका इस ये जो सर्कुलर फेस के लिए। आप बताओ इस सर्कुलर फेस का एरिया वेक्टर कहाँ आने वाला है, बिल्कुल सर इधर कहीं आने वाला है। और इस सर्कुलर फेस के लिए फील्ड कहाँ आएगा, आप देखो फील्ड आपका आएगा इस तरफ ही, क्योंकि मेरा चार्ज कैसा है, चार्ज मेरा पॉजिटिव है, तो फील्ड आपका आने वाला है अवे। फिर से मैं बात करूं यहाँ पे, तो फिर से मेरा कहाँ आएगा, एरिया वेक्टर कहीं इस तरफ आएगा और फील्ड आपका फिर से आने वाला है इस तरफ। मतलब कि फॉर, मैं यहाँ से लिखता हूँ कि फॉर देखिए कर्व सरफेस, फॉर कर्व सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंडर, ऑफ गॉसियन सिलेंडर, बोलिए आप लोग, और कर्व सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंडर आपका ई क्या आने वाला है, आपका ई आने वाला है यूनिफॉर्म, और आपका थीटा आने वाला है 0 डिग्री। फॉर सर्कुलर सरफेस, बोलो तो जरा, फॉर सर्कुलर फेस या सर्कुलर सरफेस आपका कितना यहाँ पे देखो आने वाला है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन, बोलिए बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर एंगल इज 90 डिग्री। ओहो, इसका मतलब क्या कि ये जो सर्कुलर फेस है उससे कोई फ्लक्स ही पास नहीं करने वाला है, ये जो आपका सर्कुलर फेस है उससे कोई फ्लक्स ही पास नहीं करने वाला है। मतलब कि मैं इस ई डॉट डी एस जो आपका था क्या इस गॉसियन सरफेस से, मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। पहला क्या, ई डॉट डी एस थ्रू कर्व सरफेस, बोलो सब लोग, ऐसा हमने पहले भी किया था ना, ड्यू टू कर्व सरफेस, और प्लस ई डॉट डी एस ड्यू टू सर्कुलर सरफेस, बोलो ड्यू टू, बोलो जल्दी, सर्कुलर, या इसको आप बोल लो सर्कुलर फेस। अभी देखो कि फॉर सर्कुलर फेस थीटा कितना आ गया, फॉर सर्कुलर फेस सर थीटा आ गया है 90 डिग्री, मतलब कि ये जो आपका सर्कुलर फेस है उससे आपका कोई भी फ्लक्स पास नहीं करने वाला है, तो उससे फ्लक्स हो जाएगा 0। अब फाइंड करते हैं फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। तो हमने क्या सीखा कि इस कर्व सरफेस के हर पॉइंट के लिए फील्ड का वैल्यू सेम आने वाला है, क्योंकि क्या था, ये जो सर्कुलर ए आपका जो कर्व फेस का हर पॉइंट क्या है इस चार्ज से सिमेट्रिकल है, तो हर पॉइंट पे फील्ड सेम आएगा, तो हमने ई लिख दिया आपका। उसके बाद हमने लिख दिया ds और cos थीटा, और कितना आएगा, थीटा आपका आने वाला है 0 डिग्री, तो हमने लिख दिया 0 डिग्री, मतलब कि e और cos 0 हो जाएगा 1, e आपका कांस्टेंट तो उसको मैंने लिया बाहर, तो सिंपल आपका आने वाला है सिर्फ ds। मतलब कि सर ये जो हमने जब e डॉट ds से फ्लक्स फाइंड किया तो इस पूरे गॉसियन सरफेस से मेरा फ्लक्स कितना आया है, e इंटीग्रेशन ऑफ ds, या आप बोल सकते हो e इंटू एस आएगा। और एस क्या है, एस इज द कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि आपका फ्लक्स पास कहां से पास कर रहा है, सिर्फ इस कर्व सरफेस से ही पास कर रहा है, बोलिए सब लोग। तो एस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सबको पता है ना, 2 पाई आर एल, तो हमने लिख दिया 2 पाई आर इंटू एल। ओहो सर, मतलब कि इससे जो नेट फ्लक्स आएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, वो भी कितना आने वाला है आपका ई इंटू 2 पाई आर एल ही आने वाला है। अब देखो तो मैंने ई डॉट डी एस से नेट फ्लक्स फाइंड कर लिया। अब यूजिंग गॉस लॉ, यहाँ से देखो तो यूजिंग गॉस लॉ मैं लिखता हूँ, यूजिंग गॉस लॉ, जल्दी से बोलो सब लोग, यूजिंग गॉस लॉ हम लोग लिख सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज नेट चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, और हमने जस्ट अभी फाइंड कर लिया कि ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रेशन इज नथिंग बट ई इंटू 2 पाई आर एल। अब आपका सवाल उठता है क्यू इन क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना इंक्लोज है। तो आप ध्यान से देखो, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर
एल लेंथ के लिए, कितना लेंथ के लिए, देखो आपने अगर इस गॉसियन सिलेंडर का लेंथ माना है एल, मतलब कि जितना आपने गॉसियन सिलेंडर का लेंथ माना है ना, मतलब उतना ही लेंथ के लिए, उतना ही लेंथ के लिए ये वायर क्या है, इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर है भी। मतलब कि इस एल लेंथ में जितना चार्ज होगा, इस एल लेंथ में जितना चार्ज होगा, उतना ही चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। मतलब सर कितना चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर हम लोग लिखेंगे, तो वो चार्ज आपका कितना आने वाला है, देखो वो चार्ज आपका आने वाला है लेमडा इंटू एल। क्यों? क्योंकि लेमडा था आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो हमने उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल चार्ज मेरा उस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। और बाई एप्सिलॉन नॉट, देखो तो यहाँ से एल और एल हो जाएगा कैंसल आउट, तो यहाँ से फील्ड क्या आएगा बोलो, देखो यहाँ से फील्ड आपका आ जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कितना आया? लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर या इनफाइनाइट वायर। अब आपको अगर थोड़ा सा याद होगा तो जब हमने पहले सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कितना आया था बोलो, सबको याद है ना, 2 के लेमडा बाई आर आया था। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये आपका के का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब आप इसको पुट करोगे तो ये आपका लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही तो आएगा। देखो वही यहाँ पे आया है एक्सप्रेशन, मतलब कि हमने इसको गॉस लॉ यूज करके बहुत ही इजीली फाइंड कर लिया है। अब जो आपका फील्ड आया है वो कैसा आया बोलिए, ये आपका फील्ड आया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। मतलब कि इसका ग्राफ जो आपका आने वाला है, इसका ग्राफ जो आपका आने वाला है फिर से कैसा आएगा बोलिए, देखिए ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ और यहाँ हो जाएगा आर, पक्की बात ना। तो ये आपका हो गया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थीन लॉन्ग वायर, पतला सा एक वायर था जो कि बहुत लंबा था। बोलिए सब लोग, सबको ये समझ में आया ना? हाँ बिल्कुल सर, ऐसा कुछ आने वाला है। जल्दी से इसको आप लोग कॉपी करो। अब मान लो कि अगर मैंने वायर पे चार्ज हम लेते हैं निगेटिव, तो क्या फील्ड का फॉर्मूला चेंज करता? नहीं सर, फील्ड का फॉर्मूला चेंज नहीं होता, बस फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर लेता। मतलब कि आप चार्ज लो पॉजिटिव, आप चार्ज लो निगेटिव, आपका फील्ड का स्ट्रेंथ जो आने वाला है वो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही आने वाला है। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई ना? अच्छा एक बात और देखो, तो ये जो मेरा ये लाइन चार्ज था पॉजिटिव, ठीक है ना, ये बहुत ही लॉन्ग था, इनफाइनाइट तक फैला हुआ था। अगर मेरा पॉइंट पी हो जाए इसके राइट साइड में, तब फील्ड कहाँ आएगा, तब आपका फील्ड आएगा पॉजिटिव एक्स में। और आपका अगर पॉइंट पी आ जाए कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, तो आपका ये जो फील्ड आएगा वो आपका आएगा निगेटिव एक्स में। लेकिन फील्ड का जो स्ट्रेंथ आएगा इस दोनों पॉइंट पे वो आपका सेम आएगा। अगर ये दोनों पॉइंट इस वायर से सेम डिस्टेंस पे था तो आपका फील्ड का स्ट्रेंथ सेम आने वाला है, वो आएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या मेरी बातें समझ में आई ना? मतलब कि आप अगर चाहते हो कि मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा और डिटेल में ड्रॉ करूं, तो अगर आपका पॉइंट आने वाला है लेफ्ट साइड, तो फील्ड कहाँ आएगा, आपका फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आपका हो जाएगा निगेटिव में। मतलब कि फिर जो आपका ग्राफ है कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ। ये आपका ग्राफ है कि अगर आपका पॉइंट लाई कर रहा है लेफ्ट साइड में, ये आपका ग्राफ है अगर मेरा पॉइंट कर रहा है राइट साइड में, और ये आपका हो गया कंप्लीट ग्राफ। समझ में आया ना सबको? क्योंकि जब आपका पॉइंट लाई करेगा लेफ्ट साइड में तो आपका जो फील्ड का डायरेक्शन है वो है निगेटिव में, तो हमने इस तरफ आपका थर्ड क्वाड्रेंट में शो किया है। पक्का ना? सर हमने इसके बारे में अच्छे से बहुत ही डिटेल्स में पढ़ लिया। जल्दी से आप लोग इसको कॉपी कर लो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन पे। ये है अपना थर्ड एप्लीकेशन। देखो तो हमने क्या लिखा है टॉपिक की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग मेटालिक, मैंने फिर से ही लार्ज लिया है, लॉन्ग या आप इसको इनफाइनाइट बोल सकते हो। तो जहां भी आपको क्वेश्चन में मेंशन है लॉन्ग लार्ज है तो आपका वो इनफाइनाइट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग मेटालिक, और देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कंडक्टिंग, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉन्ग मेटालिक या आपको मेंशन रहे कंडक्टिंग सिलेंडर, ये आपका एक यहाँ पे की पॉइंट हो गया। क्या है की पॉइंट? कि लॉन्ग मेटालिक सिलेंडर या फिर लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर। तब आपको ये जो केस हम जा रहे हैं बताने, आपको ये करना होगा। और इसमें कुछ खास बात है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को अंडरलाइन किया है। वो खास बात क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। लास्ट केस में जो हमने लिया था वो एक लाइन चार्ज था, ठीक है ना, एक पतला सा एक लाइन था, एक लाइन वायर था, जस्ट एक वायर था। इस केस में हमने क्या लिया है, एक हमने मेटालिक सिलेंडर लिया है जो कि कैसा है, जो कि कंडक्टिंग है इन नेचर, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे लिखा कि कंसीडर अ मेटालिक सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आप एक बार लॉन्ग यहाँ पे ऐड कर लो कि लॉन्ग मेटालिक सिलेंडर,
ठीक है। तो कंसीडर अ लॉन्ग मेटालिक सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा क्या है कि चार्ज इन यूनिट एरिया, लास्ट केस में लेमडा क्या था, चार्ज इन यूनिट लेंथ। पक्का बात है ना, ओके क्योंकि यहाँ पे आपका जो चार्ज होगा वो इसके सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लिया है। अब देखिए तो यहाँ पे हमने कुछ इस नोट्स में कुछ बातें लिखी हैं जो कि आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए या इस पर्टिकुलर केस के लिए वैलिड है। अब सुनो वो पॉइंट क्या है। हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो इन द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये आपका पॉइंट एक क्या बोले, ये एक क्या बोले इसको हम, बोलो इसको, ये मतलब कि एक रामबाण है, ये पॉइंट एक रामबाण है कि अगर आपके पास कोई एक कंडक्टर है, क्या है इसके बारे में हम लोग अभी और चर्चा करने वाले हैं आगे, एक इस पे एक लेक्चर हम लोग देंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप लोग इसको फिर से याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो इन द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब कि आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो और आपके पास एक कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के अंदर कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, उस कंडक्टर के अंदर कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो, क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही क्या है, चार्ज एट रेस्ट। क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट। और हमको पता है कि इन कंडक्टर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री चार्ज होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर उसके अंदर में कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह गया तो उस तो क्या होगा कि वो जो, बोलिए क्या, कि अगर उस कंडक्टर के अंदर कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह गया तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन पे फोर्स लग जाएगा, फिर वो रेस्ट में नहीं रह पाएंगे। और हम लोग जो पढ़ रहे हो, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं चार्ज एट रेस्ट, तो मेरे को चार्ज को रेस्ट में रखना ही पड़ेगा। तो चार्ज को रेस्ट में रखने के लिए उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होना चाहिए और उसके लिए कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। सबको ये बात समझ में आई ना। तो हम लोग यही मान के चलेंगे यहाँ पे। तो जब भी आपको अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मेटालिक कंडक्टर या फिर कंडक्टिंग या मेटालिक आपका सिलेंडर या फिर कंडक्टिंग स्फीयर, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल जो आना चाहिए क्या, कि उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाला है। और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाला है तो आप अगर गॉस लॉ से सोचो, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट से, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो था तो पूरा फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा, मतलब कि उसके अंदर कोई चार्ज रहेगा भी नहीं। मतलब कि आपको जब भी अगर इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में जहां भी आपको कंडक्टर नाम सुना जाए तो आपके मन में दो आपकी बातें मन में तुरंत ही स्ट्राइक करनी चाहिए। पहली क्या, कि उस कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड नहीं होगा, नेट फील्ड होगा जीरो, और उस कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज भी नहीं होगा। आपको ये दो बातें आपके मन में आनी चाहिए, ये जरूरी है। और मैंने वही यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो इन द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब हम लोग करेंट पढ़ेंगे तो वहां पे चार्ज मूव करेगा, तो वहां पे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां पे मेरा चार्ज रेस्ट में करना है मेरे को, तो यहाँ पे कोई अंदर में कंडक्टर के अंदर में कोई फील्ड नहीं होगा। सब लोग ये बातें याद रखना। सो एनी चार्ज गिवन टू अ कंडक्टिंग, बोलिए कंडक्टिंग या कंडक्टर रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, मतलब कोई भी हम उसको अगर चार्ज देंगे तो हमेशा उसके वो आउटर सरफेस पे चला जाता है, उसके अंदर कोई चार्ज रहता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। पक्का, पक्की बात ना। ओके, सो देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। आप लोग इस पॉइंट को जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं इसको मिटा के आगे इसमें भरूंगा। चलो, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ पॉइंट लाइज इनसाइड द मेटालिक सिलेंडर देन क्या आएगा, मतलब कि उसका जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। पक्की बात है ना। ओके सर, बहुत अच्छी बात है। तो अगर पॉइंट अंदर लाई करेगा सिलेंडर के तो वहां फील्ड होगा ही नहीं, हमने जस्ट अभी सीखा है। तो इनसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब चलिए बात करते हैं कि अगर पॉइंट लाई करेगा आउटसाइड द मेटालिक सिलेंडर, मतलब कि इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज मोर देन इट्स रेडियस, यही ना, मतलब कि आपका पॉइंट पी कहीं बाहर में लाई करने वाला है, मतलब ये जो स्मॉल आर ये हो गया आपका, देखो स्मॉल आर ये सिलेंडर के एक्सिस से पॉइंट पी का डिस्टेंस। पक्की बात है ना, यहाँ पे कुछ फील्ड होने वाला है, तो अब हम लोग ये फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मेरे को फिर से क्या करना होगा, हमको गॉसियन सरफेस तो लेना ही होगा ना। चलिए सर, कैसे लेते हैं, फॉर अ सिलेंडर गॉसियन सरफेस, सब लोग बोलो। क्या करते हैं कि जितना इस सिलेंडर के एक्सिस से जितना डिस्टेंस पे मेरे को फील्ड फाइंड करना था उतना ही रेडियस का एक हम लोग गॉसियन सरफेस भी लेंगे। और सिलेंडर के लिए जो मेरा कैसा होता है,
बोलो, सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस आपका सिलिंड्रिकल ही होता है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सब लोग ध्यान से देखो, और कितना होगा इसका रेडियस, कितना आने वाला है इसका रेडियस आने वाला है स्मॉल आर, यही ना, क्योंकि मेरे को जितना डिस्टेंस पे फाइंड करना होता है उतना ही रेडियस का हम लोग सिलेंडर लेते हैं। सब लोग बोलो जल्दी से, मतलब कि ये जो आपका गॉसियन सिलेंडर है उसका कितना आने वाला है, उसका रेडियस आने वाला है आर। अब देखो तो फिर से ये जो मेरा कि ये जो आपका गॉसियन सिलेंडर है उसके पास दो सरफेस है, कर्व और सर्कुलर। वेरी गुड सर। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहानी है अबाउट कर्व सरफेस। फिर से क्या होगा कि इस कर्व सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड आपका सेम आने वाला है, क्योंकि ये सिलेंडर जो होगा वो कर्व सरफेस के लिए कैसा है, सिमेट्रिकल होगा। बोलिए सब लोग, तो फील्ड आने वाला है हर पॉइंट पे सेम। और फिर से देखो तो जिस तरफ आपका आएगा फील्ड वेक्टर उस तरफ ही आपका आने वाला है एरिया वेक्टर भी, मतलब सिमिलर एज द लाइन चार्ज वाला केस। और फिर से फॉर द सर्कुलर फेस आपका फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल आने वाला है 90 डिग्री, मतलब फिर से इसके सर्कुलर फेस से कोई फ्लक्स फाइंड नहीं करने वाला है। तो मैं लिखता हूं कि नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज कितना, यही ना, ई डॉट डी एस। तो आप इसको लिख सकते हो कि बोलो कि ई डॉट डी एस थ्रू कर्व सरफेस प्लस ई डॉट डी एस थ्रू सर्कुलर। बोलो सब लोग जल्दी से। तो थ्रू सर्कुलर कितना आने वाला है, ई डॉट डी एस, बोलो कितना आने वाला है, 0, क्योंकि वहां के लिए कॉस थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। बोलो सब लोग रे जल्दी से। तो इसका हो गया 0, इसका कुछ होने वाला है। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं फॉर कर्व सरफेस। तो फिर से देखो क्या है कि फील्ड हर पॉइंट पे हो जाएगा यूनिफॉर्म, थीटा हो जाएगा 0। तो आप इसको लिख सकते हो ई डी एस कॉस 0 डिग्री। जल्दी बोलो, ये आपका हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। पक्का ना? हाँ सर यही होगा। अब देखो तो फिर से ई मेरा हो गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मतलब क्या, यही ना, ई इंटू एस। और यहाँ पे एस क्या हो जाएगा फिर से आपका वो जो कर्व सरफेस का एरिया ना, और ई इंटू 2πr_l। क्या सबको समझ में आया ना? मतलब कि इससे जो आपका गॉसियन सिलेंडर था उससे नेट फ्लक्स कितना पास करने वाला है, ई इंटू 2πr_l। अब गॉस लॉ यूज करके इसको कर दो इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना। तो फ्रॉम गॉस लॉ मैं यहाँ लिखता हूँ, फ्रॉम, देखो बहुत ही आसान है, आपको इसमें कोई चाप नहीं है। फ्रॉम गॉस लॉ हम लोग गॉसियन सरफेस ऐसा ही लेते हैं कि या तो फील्ड आ जाए यूनिफॉर्म, या तो फील्ड आ जाए 0, या फिर आपका एंगल हो जाए 90। तो आपका जो इंटीग्रेशन होता है वो बहुत ही आसान हो जाता है। आपको कोई भी तकलीफ, किसी भी केस में आपको कोई भी तकलीफ नहीं आने वाला है इंटीग्रेशन में, बहुत आसान से आएगा। बस आप लोग देखते रहना, सामने एक पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है ना। चलो, तो हमने लिखा गॉस लॉ, तो क्या होगा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर यही यूज करेंगे। तो ये कितना आया था बोलो, ई इंटू 2πr_l। अब बताओ नेट चार्ज क्यू इनसाइड इन द गॉसियन सरफेस कितना आने वाला है। तो देखो अब क्या था कि ये मेरा जो सिलेंडर था उसमें चार्ज उसके एरिया में था डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि यहां हमको करना होगा नेट चार्ज के लिए एरिया, एरिया मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी और इनटू एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, यही ना, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। और कौन सा एरिया, कर्व एरिया। कौन सा एरिया, कर्व सरफेस का एरिया। मतलब कि आपको लेना होगा 2πr×l। अब देखिए ध्यान से, मैंने इस राइट साइड में जो r लिया है वो हमने ये स्मॉल r नहीं लिया है, मतलब कि हमने गॉसियन सिलेंडर का रेडियस नहीं लिया है, हमने लिया है रेडियस ऑफ वो सिलेंडर जिसके लिए मेरे को फील्ड फाइंड करना था। तो होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ध्यान से, मेरे को क्या लेना है, मेरे को चार्ज लेना है इनसाइड द गॉसियन सरफेस। और जो भी चार्ज है वो कहाँ है, वो इस सिलेंडर में ही है ना। ये जो मेरा सिलेंडर था उससे बाहर तो कोई चार्ज है ही नहीं, मतलब जो भी आपका चार्ज इस गॉसियन सरफेस में है वो ओनली इस कैपिटल आर रेडियस में ही है, ओनली वो कैपिटल आर रेडियस में ही है। मतलब कि नेट चार्ज के लिए हमने लिया है रेडियस ऑफ द वो सिलेंडर जिसके चलते मेरे को फील्ड फाइंड करना था। सबको आया समझ में? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का। और बाई यहाँ पे आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। बोलिए सब लोग, देखो तो 2πl कैंसल आउट, ये आपका कैंसल आउट। तो यहाँ से ई कितना आएगा, देखो यहां से आपका ई आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। पक्का आया ना? ये आपका आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द मेटालिक स्फीयर। बोलिए क्या आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ मेटालिक, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द मेटालिक सिलेंडर ना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द मेटालिक सिलेंडर क्या आया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। पक्की बात है ना। अब मैं
अगर बात करूं एट सरफेस, कहां बात करूं अगर एट सरफेस पे कि इस मेटालिक सिलेंडर के सरफेस पे कितना फील होगा, तो देखिए तो फॉर सरफेस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर ना, तो देखो आपका सरफेस पे आ जाएगा फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखना आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग सिलेंडर या फिर मेटालिक सिलेंडर इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इस केस में हमने लिया था जो मेरा कंडक्टर उसका शेप था सिलेंडर, आप अगर सिलेंडर स्फेरिकल शेप का लोगे ना तो भी उसके सरफेस पे आपका फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, इसलिए मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो जब हम लोग स्फीयर के बारे में आगे पढ़ेंगे तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन आप बस याद रखना अभी कि इसके सरफेस पे मेटालिक या कंडक्टिंग सिलेंडर के सरफेस पे फील्ड कितना आया है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वो उसके रेडियस के इंडिपेंडेंट है, और उससे आउटसाइड क्या आया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। मतलब कि अगर हम ग्राफ बनाने जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटालिक सिलेंडर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो देखिए क्या होगा कि इनसाइड में फील्ड क्या था जीरो ना, मतलब कि अप टू, मतलब कि आप बोल सकते हो कि व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन रेडियस तब आपका फील्ड आने वाला है जीरो, एट सरफेस फील्ड होगा मैक्सिमम और उसके बाद आपका फील्ड करेगा डिक्रीज। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, इधर क्या होगा देखो ई आउटसाइड इज इनवर्सली, यही ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। इनसाइड कितना आने वाला है, इनसाइड आपका फील्ड आने वाला है जीरो पक्का, एंड एट सरफेस कितना आएगा बोलो, एंड एट सरफेस आपका आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और वो आपका होगा मैक्सिमम। देखो व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू, बोलो व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब कि हम बात कर रहे हैं सरफेस का, तो वहां पे आपका हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका बात हो रहा है सरफेस का पक्का ना। जल्दी से इसको कॉपी करो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब मान लो कि अगर चार्ज मेरा हो जाता है निगेटिव तो क्या फील्ड का वैल्यू चेंज करता है, नहीं सर, फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं करता है, बस उसका डायरेक्शन चेंज कर जाता है। सबको समझ में आया ना, जल्दी से इसको कॉपी करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये रहा अपना नेक्स्ट केस, इसमें हमने लिया है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर। यहां पे देखना, यहां पे भी कुछ की पॉइंट है, और हमने बोला है नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, हमने क्या बोला है नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। लास्ट केस में क्या था, लास्ट केस में आपका था कंडक्टिंग सिलेंडर। तो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन रहे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग या इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर, कैसा रहा मेंशन सॉलिड सिलेंडर, या फिर आपको मेंशन रहे नॉन कंडक्टिंग, तो नॉन कंडक्टिंग जब भी बोले मतलब कि आपको ये वाला केस करना है। आपको अगर कंडक्टिंग बोले तो जो हमने पिछला केस सीखा है वहां पे जहां पे अंदर में फील्ड जीरो था, पक्की बात है ना। नॉन कंडक्टिंग बोले या सिर्फ अगर ऐसे मेंशन रहे कि सॉलिड सिलेंडर तब आप यही करना, ठीक है। अब देखो लास्ट केस में क्या था कि इनसाइड द मेटालिक सिलेंडर या फिर इनसाइड द कंडक्टिंग सिलेंडर आपका फील्ड जीरो था क्योंकि वो कंडक्टिंग था, यहाँ पे है नॉन कंडक्टिंग तो इसके इनसाइड में फील्ड जीरो नहीं होगा। देखो हमने सबसे पहले वही यहाँ पे लिखा है कि इस केस में आपका इनसाइड फील्ड जीरो नहीं आने वाला है क्योंकि ये आपका नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। लास्ट केस में जो आपका चार्ज था वो ओनली था आउटर सरफेस पे, कहा था वो ओनली आउटर सरफेस पे था, मतलब कि वो ओनली एरिया में था डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे चार्ज क्या होगा, अंदर भी होगा और बाहर भी होगा, मतलब यहाँ पे चार्ज होगा डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, मतलब कि यहाँ पे आपको लेना होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वो हमने लिया है रो कूलम पर मीटर क्यूब, मतलब यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना आएगा रो, पक्का बात है। लास्ट केस में और इसमें क्या डिफरेंस है वो सबको समझ में आया ना। बाकी उसके बाद वाला प्रोसेस सब सिमिलर है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले लेते हैं कि इफ पॉइंट लाई इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर, तो इस बार फील्ड जीरो नहीं आने वाला है। तो हमने माना कि इस सिलेंडर के एक्सिस से देखो यहाँ पे इस स्मॉल आर डिस्टेंस पे मेरा पॉइंट पी लाई कर रहा है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे मेरा पॉइंट पी लाई कर रहा है। तो बोलिए तरीका क्या है, आज तक हम लोग वही करते हैं ना, आज तक मतलब अभी तक इस लेक्चर में करते क्या है कि जितना डिस्टेंस पे मेरे को फाइंड करना होता है, क्या बोलिए जितना डिस्टेंस पे हमको फाइंड करना होता है, जल्दी से बोलो भाई, जितना डिस्टेंस पे हमको फाइंड करना होता है फील्ड उतना ही रेडियस का हम ले लेते हैं एक गॉसियन सिलेंडर। तो फिर से वही करेंगे, आर डिस्टेंस पे फाइंड करना था तो देखो मैंने आर रेडियस का यहाँ से ले लिया है गॉसियन सिलेंडर। सब लोग ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग जो ये डायग्राम बना रहे हैं, देखो सब लोग ध्यान से, तो हमने आर यहाँ पे रेडियस का गॉसियन सिलेंडर ले लिया और इस गॉसियन सिलेंडर का हमने लेंथ माना है एल, की बात है ना। देखो ये प्रोसेस सब में हम लोग यही करते आ रहे हैं। फिर से देखो उसके बाद वाला भी प्रोसेस सेम ही आने वाला है, इस पे चार्ज हमने माना है पॉजिटिव, मतलब कि इसके जो कर्व सरफेस पे फील्ड आने वाला है वो कहीं आएगा इस तरफ ई, इधर कहीं आने वाला है ई,
फिर से आपका जो एंगल आएगा, एंगल बिटवीन आपका एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर, वो फिर से आपका आने वाला है 0 डिग्री, जो हर देखो हर केस में सेम आ रहा है, पक्का ना? बिल्कुल। फिर से जो आपका आएगा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर एट कहाँ पे, एट सर्कुलर फेस, वो आपका आने वाला है 90। मतलब फिर से हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि फ्लक्स थ्रू टोटल गॉसियन सरफेस इज, फिर से वही फ्लक्स थ्रू, बोलिए फ्लक्स थ्रू आपका कर्व फेस प्लस फ्लक्स थ्रू आपका सर्कुलर फेस, फिर से सर्कुलर फेस से फ्लक्स आपका 0 ही आने वाला है, क्योंकि फिर से एंगल आ गया है 90 डिग्री, और मतलब कि पास करेगा फिर से कहां से आपका, ओनली फ्रॉम, बोलिए जल्दी, कर्व। और फॉर कर्व इससे गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड आएगा यूनिफॉर्म, और थीटा आने वाला है 0 डिग्री। तो मैंने इसको लिखा, तो सिंपल ये आपका आएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस सिंपल मतलब कि इज एस, एस बोले तो उस गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया, तो आपका हो जाएगा ई इंटू 2πr l। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। मतलब कि ये जो मेरा गॉसियन सरफेस था उससे नेट फ्लक्स पास कर रहा है ई इंटू 2πr l। क्या मेरा काम यहीं पे खत्म हुआ? नहीं सर, मेरा यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है। अब मेरे को यूज करना पड़ेगा गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ बोलिए क्या होगा, कि नेट फ्लक्स ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर यही होगा। और नेट फ्लक्स आया है ई इंटू 2πr l, और क्यू इनसाइड चार्ज इनसाइड। अब बोलिए चार्ज इनसाइड क्या होता है? हमेशा गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आता है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो मेरा चार्ज था वो पूरे इस सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम में था डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमको फाइंड करना होगा कि इस गॉसियन जो हमने सिलेंडर लिया है उसके इस वॉल्यूम में कितना चार्ज आया होगा। मतलब कि जो भी चार्ज होगा वो कितना आएगा, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम ऑफ, वही ना, गॉसियन सिलेंडर। तो कितना होगा बोलो, πr² इंटू एल। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि πr² इंटू एल इज द वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सिलेंडर। देखिए तो यहाँ पे हमने स्मॉल आर लिया है, हमने क्या लिया है, हमने लिया है स्मॉल आर, क्योंकि ये जो गॉसियन सिलेंडर में जो इस बार चार्ज आने वाला है वो सिर्फ इस स्मॉल आर के लिए ही आएगा ना, बाकी के चार्ज उससे बाहर जा रहा है। तो हमको लेना होता है चार्ज ओनली इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, इसको पक्की बात है ना। और बाई एप्सिलॉन नॉट देखो तो क्या होगा, यहाँ से πr l कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ई जो आपका आने वाला है कुछ ऐसा आएगा, रो बाई 2 इंटू आर। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई ना? रो बाई 2 इंटू आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बोलिए रिजल्ट है। जेई में यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि बताओ क्या होगा फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर इनसाइड द सिलेंडर। समझ में आया ना? तो आपको यहाँ से डायरेक्ट ये आपको रिजल्ट याद भी कर सकते हो। जल्दी से बोलो हाँ सर बिल्कुल। देखो तो इनसाइड द सिलेंडर आपका जो फील्ड आया है वो आया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। अब चलिए बात करते हैं आउटसाइड के लिए। अब बात करते हैं इफ पॉइंट लाई आउटसाइड। जल्दी से देखिए ये बहुत ही आसान भी है, बस आपको थोड़ा सा आपका ध्यान कंसंट्रेटेड करना है, एकत्रित करना है, ठीक है ना, कि कहाँ पे हम लोग क्या लेंगे रेडियस, क्या लेंगे चार्ज, बस इसी का खेला है। और ये पूरा बात आपका जस्ट लॉजिकल है, पक्की बात। चलिए सर, अगर मेरा पॉइंट लाई कर जाए आउटसाइड, अब ध्यान से देखो मैं फिर से आता हूं यहाँ पे। अगर आपका पॉइंट लाई किया है आउटसाइड, मतलब कि इस बार कहीं आपका पॉइंट कहीं इधर पे आ जाएगा, पॉइंट पी, यही ना। तो मैंने फिर से लिया कि अच्छा चलो इसके लिए मैं एक सेपरेट बनाता हूं डायग्राम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है सेपरेट डायग्राम। इस बार मेरा पॉइंट कहाँ है, पॉइंट पी आपका है आउटसाइड द सिलेंडर, पक्की बात है ना। तो देखिए तो हमको जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना था वो इस सिलेंडर के एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे था, तो हमने उतना ही रेडियस का एक गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है। फिर से वही कहानी कि इसके कर्व सरफेस पे हर पॉइंट पे फील्ड आपका आने वाला है यूनिफॉर्म, और जिस तरफ फील्ड आएगा उस तरफ एरिया वेक्टर भी आएगा। और इसके सर्कुलर फेस के लिए आपका एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल आने वाला है 90 डिग्री, तो उससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। जैसे लास्ट केस में होगा सब वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। चलिए तो मैं सीधे लिखता हूँ यहाँ पे ई डॉट डी एस इस फिर से आपका फ्लक्स थ्रू सर्कुलर। अब बोलिए कितना होगा फ्लक्स थ्रू सर्कुलर, तो ई डी एस, सॉरी हाँ, फ्लक्स थ्रू सर्कुलर तो वो आपका हो जाएगा ई डी एस कॉस 90 डिग्री, या सिंपल आपका हो जाएगा 0, और प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस तो कितना आएगा बोलो, फील्ड था यूनिफॉर्म ई डी एस, और कॉस आपका हो जाएगा यहाँ पे, यही ना, कॉस आपका हो जाएगा 0 डिग्री। तो मतलब कि ये आपका हो गया 0, तो सिर्फ आने वाला है ड्यू टू कर्व वाले के चलते।
तो हम लिख देंगे ई और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस या सिंपल ई डॉट ई इंटू एस, तो फिर से क्या हो जाएगा ई इंटू टू पाई आर इंटू एल। यहाँ पे एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द गॉसियन सिलेंडर, यहाँ पे आप लिख लो एल इज द लेंथ ऑफ द गॉसियन सिलेंडर। यहाँ पे आपका एल जो मेरा ओरिजिनल सिलेंडर था जिसके चलते फील्ड फाइंड करना है वो नहीं है, क्योंकि उसका लेंथ इनफाइनाइट है, तो हम लोग यहाँ लेंथ लेते हैं उस गॉसियन सिलेंडर का लेते हैं लेंथ, ठीक है, पक्का ना, ओके। तो ये आपका आ गया, इससे नेट फ्लक्स जो पास करेगा किससे, आपका इस गॉसियन सिलेंडर से। अब फिर से आप यूज करो यूजिंग गॉस लॉ, तो यूजिंग गॉसेस लॉ बोलो जल्दी क्या हो जाएगा कि ये आपका जो फ्लक्स आने वाला है ये आएगा नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर बिल्कुल यही आएगा, चलो देखते हैं। तो ये आपका आ गया था कितना, E इंटू टू पाई आर एल। अब चलिए फिर से हमको फाइंड करना है नेट चार्ज इनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस, नेट चार्ज इनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस। अब सब लोग ध्यान से देख के बताओ कि अगर मेरे को गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वही ना, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यही ना भाई, बोलो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस, या वॉल्यूम, वही ना। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि वॉल्यूम के लिए हम लोग जो रेडियस लेंगे वो कैपिटल आर लेंगे कि स्मॉल आर लेंगे। मेरा सवाल ये है कि चार्ज फाइंड करने के लिए हम लोग जो वॉल्यूम लेने वाले हैं वो कैपिटल आर लेंगे, मतलब कि रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर लेंगे, या फिर रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस लेंगे। सब लोग बोलो जल्दी से, क्या लेंगे, कैपिटल आर लेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि लेंगे वॉल्यूम रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, क्योंकि अपने को तो चार्ज फाइंड करना है ना कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। अब ध्यान से देखो तो जो भी चार्ज है वो कहाँ है, यही ना, जो भी चार्ज है वो यही तक है ना, जो भी चार्ज है वो आपका कैपिटल आर रेडियस तक ही है टोटल चार्ज, इसके बाहर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके बाहर कोई भी चार्ज नहीं है। मतलब कि हम लोग चार्ज फाइंड करने के लिए यहाँ पे लेंगे कैपिटल आर, तो हो गया फिर। तो देखो रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये आपका हो गया नेट चार्ज इनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस, और बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर देखो तो क्या होगा आपका, पाई एल हो जाएगा कैंसिल आउट ना, तो यहां से आपका क्या बचेगा, देखो ये आपका आने वाला है यहाँ पे रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट, रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर। देखिए ये आपका फील्ड आ गया आउटसाइड के लिए, ये कहां के लिए फील्ड आपका आया है, आउटसाइड के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और सॉलिड सिलेंडर या फिर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर इज रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर क्या था, उसके सिलेंडर के एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आउटसाइड फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अब मान लीजिए कि हमको अगर फाइंड करना हो सरफेस पे, तो क्या होगा कि फॉर सरफेस पुट कर दीजिए स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो आपका सरफेस पे कितना आ जाएगा बोलो, सरफेस पे आ जाएगा आपका रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर, तो ये आपका हो जाएगा रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये आपका फील्ड आ गया सरफेस पे, और ये आपका फील्ड होता है मैक्सिमम। सरफेस तक क्या होगा, सरफेस तक करेगा इंक्रीज, सरफेस पे होगा मैक्सिमम, फिर उसके बाद करेगा डिक्रीज। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं, फॉर अ सॉलिड सिलेंडर E वर्सेज R, तो देखो क्या होगा कि इनसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस R, और आउटसाइड क्या था, आउटसाइड था, देखो मैंने क्या बोला कि इनसाइड फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, मतलब कि इनसाइड में आपका फील्ड करेगा इंक्रीज, आउटसाइड आपका क्या होगा, इज इनवर्सली, इनसाइड डायरेक्टली, आउटसाइड इनवर्सली, एंड एट सरफेस, मतलब जब यहाँ पे क्या होगा, एट सरफेस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो आपका फील्ड हो जाएगा मैक्सिमम रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो क्या आपको ये सब बातें समझ में आई ना, ये आपको याद भी रहेगी ना, आप लोग इसको याद भी रखना कैसे कैसे हमने ये इसको सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसके वहां से हमने कूलम्ब्स लॉ प्रूव किया, फिर आपका आया लाइन चार्ज, फिर आपका सिलेंडर आया कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। अब हमने बेसिक ये सीख लिया कि कैसे मेरे को गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं, आप लोग एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन जो आपका बोर्ड्स में भी आता है, और ये जो हमने पढ़ा है ना सॉलिड के लिए, जो सॉलिड यहाँ से आपका क्वेश्चन जेई में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप इसको याद भी रखना, इसका आपका जो भी यहाँ से फॉर्मूला जाए हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग और भी इस पे आगे
चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय।